हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक करेंगे जो कि होगा भारत में संवैधानिक विकास। इसको आप पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं और इसी टॉपिक से आपको समझ आएगा कि जो हमारा संविधान बना है वो कैसे बना है, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। देखिए, इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स, किसी में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इस टॉपिक से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझना। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब इसको शुरू से समझते हैं कि जो एक्ट आए, जो रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर्ड एक्ट आए, जो कि सबसे पहले आप पढ़ते होंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो वो क्यों आए, किस तरह से इनको लाना पड़ा, क्या ज़रूरत पड़ी इसके लिए, तो इसको समझिए अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हुआ क्या कि जब बक्सर और प्लासी का जो युद्ध हुआ था, यानी कि 1757 और 1764 में बक्सर का जो युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद कहीं स्थितियां ऐसी आई जैसे कि जो कंपनी थी उसने जो बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा अपनी मनमानी जो है करने लग गई कंपनी भारत में। पहले तो जो थी कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, पर बक्सर के युद्ध के बाद उसने अपने हाथ में प्रशासन भी ले लिया। तो जो ये था, इससे जो ब्रिटेन था, जो वहाँ पर स्थिति पैदा हो रही थी वो अच्छी नहीं हो रही थी। ब्रिटेन ने शुरू में इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा था, पर बक्सर के युद्ध के बाद इसने अपने हाथ में प्रशासन ले लिया। तो वहीं से ही शुरुआत होती है इन रेगुलेटिंग एक्ट की। तो ब्रिटेन में जब ये धन लूट करके ले जा रहे थे भारत से, तो वहाँ पर भी जो स्थिति बन रही थी वो अच्छी नहीं बन रही थी। वहाँ के लोग भी इनको जो है अच्छी नज़र से नहीं देख रहे थे। तो इस तरह से ब्रिटेन भी चाह रहा था जो कंपनी हमने पूर्वी देश में यानी कि भारत में भेजी है व्यापार करने के लिए, वहाँ से ब्रिटेन का विकास हो, वहाँ से जो है अव्यवस्था ना हो ब्रिटेन में। तो ये चीज़ें जो है बहुत सी खराब हो रही थी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया कि एक ब्रिटिश संसद होना चाहिए जिसका जो है नियंत्रण रहे कंपनी के ऊपर। तो बस वहीं से ही शुरुआत होती है इन रेगुलेटिंग एक्ट्स की, और आपको यही समझना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत सबसे पहले अगर हुई तो वो किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई? 1773 के हुई। तो यानी कि अब ब्रिटिश संसद जो होगी वो कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखेगी। अब कंपनी अपना प्रशासन नहीं चलाएगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है कि अब कंपनी के ऊपर किसका नियंत्रण रहेगा? ब्रिटिश संसद का नियंत्रण रहेगा। ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजेस सरकार की व्यवस्था की गई। अब वो कॉलेजेस सरकार कैसी थी ये देखिए। उसमें एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे, यानी कि पूरे अगर मिला दिए जाए तो 5 हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष और एक 4 सदस्य, यानी कि 5 पूरे हो गए। और जो अध्यक्ष था उसको क्या पद दिया गया? गवर्नर जनरल का पद दिया, ठीक है। इससे पहले जो था वो था गवर्नर, ठीक है। अब इस एक्ट के बाद जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, इससे पहले बंगाल के गवर्नर थे और वैसे ही मद्रास के गवर्नर थे और बम्बई के गवर्नर थे। अब इस एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, जो कि प्रथम कौन था? प्रथम किसे नियुक्त किया गया? वॉरेन हेस्टिंग को किया गया। अब इस बात को समझिए जो कि आपको आगे जो है और एक्ट में आपको समझ आएगी कि इसमें कितने सदस्य मैंने बताया। जो कि वॉरेन हेस्टिंग का मंत्रिमंडल है उसमें 4 सदस्य और हैं और एक वो खुद है। तो इसमें जो है अभी गवर्नर जनरल की थोड़ा पावर कम है। कैसे? अगर एक तरफ 2 वोट मिल जाएं और एक तरफ 2 वोट मिल जाएं, तो अगर गवर्नर जनरल का वोट जिस तरफ को जाएगा, जिस तरफ को मत जाएगा, उस वो वाला निर्णय जो है लिया जाएगा। पर अगर एक तरफ 3 वोट मिल गए और एक तरफ 1 वोट मिल गया इन 4 सदस्यों का,
तो वहीं क्या होगा कि अब जो है गवर्नर जनरल का वोट जो है इतना काम का नहीं है, यानी कि अभी पावर कम है। अगर यहीं 3 सदस्य हो जाते 4 के जगह, तो वहीं जो है गवर्नर जनरल का निर्णय जो है उच्च होता, ठीक है। पर अभी यहाँ पर 4 सदस्य हैं, तो इस बात को समझिए कि अभी गवर्नर जनरल का जो मत है वो इतना पावरफुल नहीं है, ठीक है। तो इस बात को समझना है, और यही जो है कॉलेजियस सरकार है, ठीक। अब और क्या किया गया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में, मतलब कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई, जिसकी स्थापना की जाती है ठीक 1 साल बाद, यानी कि 1774 में, ठीक है। अब उसका मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस का नाम आपको ध्यान रखना है, तो क्या है, सर एलिजा एम्फे। और उनके ही साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनका नाम है चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइड, ठीक है। एक बार आप इन नाम को भी ध्यान रख लीजिए, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, क्योंकि कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 नाम आपको दे दिए जाएं और चौथा एक अलग से दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से एक कौन नहीं था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन 3 अलग न्यायाधीश थे, तो वो थे चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइड, ठीक है। और अब देखिए, आपको एक बात ये समझनी है कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो ब्रिटेन में क्या व्यवस्था की गई। ये सारी व्यवस्था तो थी कहाँ, भारत में। ब्रिटेन में क्या व्यवस्था की गई, तो वहाँ पर एक संस्था बनाई गई जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो उसके ही तहत जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुने गए, जिनकी संख्या थी 24। तो इनमें से भी एक अध्यक्ष होता था जो कि कंपनी पर पूरा नियंत्रण कहाँ से रखता था, ब्रिटेन से रखता था। तो इस बात को समझिए कि ब्रिटेन में क्या व्यवस्था की गई और भारत में क्या व्यवस्था की गई। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। तो आई होप आपको ये एक्ट समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1781 का एक संशोधनात्मक अधिनियम लाया गया था, जो कि सिर्फ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की थोड़ी सी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लाया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया। तो बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, अब मैंने बताया कि 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो यहाँ पर अब क्या कर दिया गया, जो है एक और संस्था का गठन किया गया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य होंगे, ठीक है। और अध्यक्ष जो होगा इसका कौन होगा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य होगा, ठीक है। और गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई। अब वृद्धि कैसे होगी, 4 सदस्यों की जगह 3 सदस्य। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग का जो मंत्रिमंडल था उसमें 4 अन्य सदस्य थे, अब यहाँ पर 3 सदस्य कर दिए गए हैं। अब इसमें आप खुद ही देख लीजिए कि अधिकारियों की वृद्धि कैसे हो जाएगी। अब 3 सदस्य हैं, अगर कोई 2 वोट एक तरफ देता है और एक अलग देता है, तो जो गवर्नर जनरल है वो अगर इस तरफ वोट दे दे, तो जो गवर्नर जनरल का मत होगा वो ही माना जाएगा, उसी निर्णय को लिया जाएगा। तो इस तरह से जो गवर्नर जनरल की अधिकार थे उसमें वृद्धि हुई इससे। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, एक तो क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है जिसमें 6 सदस्य थे, और एक गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखिए, एक संशोधन अधिनियम जो कि 1900 सॉरी यहाँ पर 1700 कर लेना, गलती होगी, ठीक है, 1786 में लाया गया, ठीक है। ये सिर्फ जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही लाया गया था, ठीक है, जिसका जो कार्यकाल था वो था 1786 से 1793, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो सेनापति की शक्तियाँ लेना चाहता था। अब देखिए, प्रशासन तो था ही, पर अब जो सेना का मुखिया होगा वो भी गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अब जो गवर्नर जनरल है वो सेनापति भी वही होगा, सेना का प्रमुख भी कौन होगा, गवर्नर जनरल ही होगा। तो और भी जो है अधिकार इसमें मिले गवर्नर जनरल को। और परिषद का निर्णय, जो कि परिषद का निर्णय
था, अब उसको रद्द करने का अधिकार भी जो है गवर्नर जनरल को दिया जाने लगा। यानी कि आप इसको एक तरह की वीटो शक्ति मान सकते हैं। तो अब जो है गवर्नर जनरल अगर उसको निर्णय पसंद नहीं आ रहा तो वो उस निर्णय को रद्द भी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए 1793 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें क्या है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अब देखिए इस बात को आप समझिए कि जब 1600 में एलिजाबेथ थी, उसने जो है 15 वर्ष के लिए शुरू में व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी कंपनी को, पर ऐसे धीरे 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 करते करते ये जो कंपनी थी वो 1857 तक जो है भारत में व्यापार करती रही। तो इसी तरह धीरे धीरे 20 वर्षों के लिए इसको बढ़ाया गया, इसके अधिकार बढ़ाए गए। ठीक है, कंपनी के। तो यहाँ से तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी इनको याद नहीं करना। तो 1793 के बाद जो है 20 वर्ष बढ़ेंगे तो 1813 में एक चार्टर एक्ट आएगा। फिर उसके बाद अगर 1813 में फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ता है तो 1833, फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ेगा तो 1853। तो इस वर्ष जो है चार्टर अधिनियम आए। तो आपको एक एक करके इनको ध्यान से बातें समझनी है। अब क्या हुआ, 1793 के चार्टर अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसके अधिकारियों का वेतन अब जो है भारतीय कोष को दिया जाने लगा, इससे दिया जाने लगा जो है अधिकारी जितने भी थे। और ये परंपरा जो है 1919 तक चलती रही। तो दो चीज़ें आपको इससे ध्यान रखनी है 1793 से। ठीक है, तो इससे वैसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है 1813 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो सबसे पहली बात तो वही कि 20 वर्षों के लिए दोबारा से जो है कंपनी के अधिकार बढ़ाए गए। और इसमें मेन बात क्या हुई कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी को भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब हुआ क्या कि ब्रिटेन में क्रांति का दौर था, मतलब यानी कि औद्योगिक क्रांति का दौर था। वहाँ पर जो चीज़ें बन रही थी, यानी कि जैसे सूती वस्त्र के कपड़े बन रहे थे, उनको बेचने के लिए एक बाजार चाहिए था, तो वो उनको नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो कंपनी का अधिकार था किसी चीज़ पर व्यापार करने का, उसको ख़त्म कर दिया। अब ये हुआ कि ब्रिटेन से कोई भी आकर के भारत में व्यापार कर सकता है, यानी कि सिर्फ कंपनी ही नहीं कर सकती, कोई भी कर सकता है। तो यानी कि अब जो कंपनी के पास एकाधिकार था वो खत्म हो गया। सिर्फ इसमें क्या होता है कि चीन और चाय का जो व्यापार था वो नहीं खत्म हुआ, यानी कि चीन के साथ व्यापार कर सकती है कंपनी, और एक चाय का जो एकाधिकार था वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी इनके पास ये अधिकार है। शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च हेतु प्रावधान जो है ये इसके तहत लाया गया। तो ये एक एक्चुअल में शौक से तो ये करते नहीं थे शिक्षा पर खर्च, बस भारत के ऊपर ये शिक्षा पे इसलिए खर्च करते थे ताकि भारत की जनता से इनको सहानुभूति मिल सके और ये अपने तरफ इन लोगों को खींच सके और उनका शोषण कर सके, इसलिए ये चीज़ें करते थे। बल्कि ऐसा कुछ शौक नहीं था इनको खर्च करने का। और एक और बात ये हुई कि ईसाई मिशनरी, यानी कि ईसाई मिशनरी उन्हें कहते हैं जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं, तो उनको भारत में प्रवेश की छूट मिली। ठीक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार कब जो है कंपनी का एकाधिकार ख़त्म किया गया व्यापार में, तो वो किया गया 1813 में। और पूर्णतः ख़त्म कब किया गया, तो 1833 में। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च हेतु प्रावधान किसके तहत किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट दी गई। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको 1813 के चार्टर्ड एक्ट से ध्यान रखने हैं। चलिए आप पढ़ते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या किया गया, इसमें भी वही किया गया कि सबसे पहले जो है 20 वर्षों के लिए इसका जो है कंपनी का अधिकार पुनः बढ़ाया गया। ठीक है, चीन के साथ और चाय का व्यापारिक एकाधिकार भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, जो कि 1813 तक जो बचा भी हुआ था
एकाधिकार कंपनी का वो भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब इसका व्यापार कोई भी कर सकता था, ब्रिटेन का कोई भी। अब इसमें एक बात और आई जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो अब इसका नाम जो होगा, इसको क्या कहा जाएगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद, भारत का गवर्नर जनरल। अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसको नियुक्त करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। आपको नाम ध्यान रखना है कि भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। वही अगर बात की जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो होगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज़, क्या परिषद में विधि सदस्य की अब जरूरत पड़ी, यानी कि कानूनी सलाह लेने के लिए एक विधि सदस्य की जरूरत पड़ी। अब आप पीछे रिकॉल कीजिए, 1773 में क्या क्या था, 4 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। ठीक है, जो एक परिषद थी। ठीक है, उसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें क्या किया कि सदस्य जो थे 4 की जगह 3 कर दिए गए। अब वही कि यहाँ पर क्या था कि एक सदस्य और जोड़ दिया जो कि विधि सदस्य, यानी कि 4 सदस्य दोबारा हो गए। पर अभी इस विधि सदस्य जो कि प्रथम विधि सदस्य मैकाले था, इसको पूर्ण अधिकार नहीं थे, यानी कि ये वोट नहीं दे सकता था, कहीं जो है मीटिंग में बैठ नहीं सकता था, सिर्फ सलाह देने का काम जो था इस विधि सदस्य का था। तो यहाँ पर एक विधि सदस्य जुड़ा परिषद में, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस चार्टर एक्ट के तहत जो है ये विधि सदस्य की जरूरत पड़ी, तो वो पड़ी, यानी कि वो जुड़े किसमें, 1833 के चार्टर्ड अधिनियम में। अब इस एक्ट के तहत एक और बहुत अच्छा काम किया कि क्या किया, जो भारत में दास प्रथा थी उसका अंत किया। पर इस एक्ट के तहत तो किया, पर हुआ कब ख़त्म, 1843 में, यानी कि 10 साल इसको का जो है ख़त्म होते होते लग गए। पर अगर एक्ट पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत ये ख़त्म हुआ, तो वो हुआ 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। और इसमें जो है श्रेय किसको जाता है, एलन ब्रो को जाता है। ठीक है, आपको ये नाम ध्यान रखना है। अब लास्ट जो है आज के टॉपिक का, वो पढ़ेंगे हम 1853 का चार्टर्ड एक्ट। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको क्या करना है यार, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, यानी कि 1773 में मैंने आपको बताया कि कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर थे उनकी संख्या 24 थी, इसको घटा करके आप क्या कर दी गई, 18 कर दी गई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, और सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया, यानी कि अब जो अधिकारी होंगे उनको जो है प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक, और एक और चीज़, जो विधि सदस्य था उसको कार्यकारी परिषद में पूर्ण सदस्य बना दिया गया, यानी कि अब पूर्ण दर्जा दे दिया गया। अब वही स्थिति जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थी, 4 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष की, तो वही अब दोबारा से हो जाती है, 5 सदस्य हो जाते हैं। और वही जो है ये विधि सदस्य जो है ये भी वोट दे सकता है, और वही स्थिति दोबारा से यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो विधि सदस्यों को पूर्ण दर्जा दोबारा से मिल गया। अब इसके बाद एक और टॉपिक आएगा संवैधानिक विकास का, जो कि पार्ट सेकंड होगा, दूसरी वीडियो होगी। उसमें हम 1857 के बाद जितने एक्ट आते हैं 1935 तक के, वो सब पढ़ेंगे। उसकी अलग वीडियो इसलिए बनेगी क्योंकि देखिए अब इसके बाद हो जो 1857 का विद्रोह था, उसके बाद होता ये है कि ब्रिटिश जो संसद थी उसी पे ही सारा जो है व्यापारिक अधिकार जो है चले जाता है। इसलिए जो इससे पहले आए, जो आज हमने पढ़े, उनको चार्टर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है, और जो उसके बाद जो आएंगे वो ज़्यादातर हम अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको आज के टॉपिक में इतना ही करवाया जा रहा है, 1853 तक का चार्टर्ड एक्ट। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 1935 तक के जितने एक्ट होंगे वो हम सारे पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से नोट डाउन करना है, अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, समझ कर के पढ़ना है, और अपने एमसीक्यूज बनाने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।